लेवल 4 और लेवल 6 के जिस दिन आंसर की आई थी ना, तब जाके पता चला जो मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स बन रहे थे वो 56, 58, 64, 68, 72, या फिर मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स बन रहे थे ना वो 55 से लेकर 75 के बीच में बन रहे थे। और कुछ लोग थे जिनके मार्क्स आपका 85 प्लस बने, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स आपके 95 प्लस बने हैं। बट जब तक आंसर की नहीं आया था, इन्हीं लोगों के जो व्यू थी वो था कि पेपर बहुत हार्ड था, पेपर बहुत डिफिकल्ट था। मैं इस बात पे सवाल नहीं उठा रहा हूं कि पेपर आपका हार्ड नहीं था या फिर डिफिकल्ट नहीं था या फिर कैलकुलेटिव नहीं था। मेरा बोलना यही है कि जो बाद में जब आंसर की आने के बाद जब उन लोगों को रियलाइज हुआ कि जो उनसे गलतियां हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही गलतियां हुई हैं। जिनके 55 या 60 मार्क्स बने हैं ना, वो भी अब रियलाइज कर लिए हैं कि अगर वो उस वक्त अगर टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते तो उनके मार्क्स 15 से 20 मार्क्स और आपके बढ़ सकते थे। यहां पर मैं बोलना चाहता हूं कि जो सबसे ज्यादा गलतियां हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को लेकर ही सभी लोगों से गलतियां हुई हैं। और अब सभी लोगों ने हल्का बहुत सीख भी लिया है कि अब टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम जो हुई थी उनको लेवल 6 या लेवल 4 में, अब वो गलती वो दोबारा आगे ना नहीं करने वाले हैं। बट हाँ, अब जिनके भी पेपर लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में है, अब तक आपने जो पेपर देखा होगा आंसर की को, तो अब तो आप ऐसे ही सोच रहे होंगे कि पेपर इजी था, हार्ड कहां था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पेपर को जितना बार देखोगे ना, आपको पेपर उतना बार इजी लगेगा। बट इसका यह मतलब नहीं हुआ कि पेपर इजी था। आपको वो चीज जब एग्जाम में मिलता ना, आप खुद ही समझ पाते कि पेपर कितना कैलकुलेटिव था या फिर कितना मॉडरेट था। बट मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपने लेवल 4 और लेवल 6 दिया है तब तो आप समझ गए होंगे। बट अब तक आपने लेवल 4 और लेवल 6 नहीं दिया है, अब आप सोच रहे हो कि लेवल 2, 3, 5 कैसे होगा। तो यहां पर मैं अभी आपको बता देता हूं कि देखो, ये गलती आपसे भी हो सकती है टाइम मैनेजमेंट को लेकर। अब आप ये मत सोचना कि मेरे पास 3 लेवल है या फिर कोई एक लेवल है तो देख लेंगे आगे। नहीं, आपको दूसरों की गलतियां से सीखनी है कि जो मैक्सिमम लोगों ने गलतियां की है, आप वो गलतियां को आगे ना दोहराओ। और मैं तो एकदम भी नहीं चाहता हूं कि अपने स्टडी बाजार फैमिली में से किन्हीं भी लोगों को टाइम मैनेजमेंट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आज के वीडियो में मैं यही टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही बातें करने वाला हूं। और मैक्सिमम लोगों को यकीन मानिए फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग, आप सब कुछ जितना भी आप तेज हो वो कोई मैटर नहीं करता, आप जितना भी नॉलेजेबल हो कोई मैटर नहीं करता। मैटर वहां पर बस वही करता है कि आपने उस 90 मिनट्स में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर आपने उस 90 मिनट का कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है। यही वहां पर बस डिपेंड करता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, अगर आपने 90 मिनट्स का अच्छा यूज किया है ना, तो आप यकीन मानिए आप बहुत आपका पेपर क्लियर ही होगा। ठीक है, क्लियर ही हो जाएगा या फिर हुआ भी होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में वही बातें करेंगे टाइम मैनेजमेंट को लेकर, किस तरीके से आपको आगे आने वाले समय में ध्यान रखना है ताकि ये चीज आपसे गलतियां ना हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंटें अपने तरफ से लिखा है जो आपको फॉलो एकदम से भी करना चाहिए। जैसे कि यहां पर मैंने 6 पॉइंट आपके लिए लिखा है, मैं ये 6 पॉइंट को ही आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि सबसे पहले आपको एक चीज मैं पहले बता देता हूं, कई सारे लोग का अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है। बट अपना जो रेलवे एग्जाम है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2, इसमें आपको पता है रेलवे एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन आपका ऑर्डर वाइज नहीं होता, यहां पर सफल क्वेश्चन होते हैं, रैंडमली क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन रीजनिंग फेंका तो एक मैथ आ गया, फिर एक जीके आ गया दिमाग खराब करने। मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन सफल होते हैं। तो यहां पर आपकी वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी कि आप पहले रीजनिंग सॉल्व कर लो या फिर जीके सॉल्व कर लेना फिर बाद में मैथ कर लेना। यहां पर पहला क्वेश्चन ही आपको मैथ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा से मैं आपको बोलता हूं, अगर आप मेरे वीडियो फॉलो करते आओ, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, आप उसको 2 से 3 राउंड में सॉल्व कर सकते हो। 2 से 3 राउंड में सॉल्व करने का मतलब क्या होता है ना, यहां पर मैं अभी बता देता हूं। जैसे कि क्या है ना, मैं बोलना चाहता हूं कि 1 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर से देखना बनता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस जगह पर थे। ठीक है, अब ये मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 1 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन को देखो और बस सॉल्व ना करो, नहीं। इसका मतलब मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट जब करते हो ना, उसको 2 से 3 राउंड में एक तैयार पहले से करके रखो। ठीक है, कि आप 2 से 3 राउंड में आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा हुआ, डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड और इजी क्वेश्चन। अब यहां पर मतलब यही है, हार्ड क्वेश्चन मतलब हार्ड नहीं, हार्ड मतलब आपका लेंदी हो सकता है, कैलकुलेटिव हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। बात समझ रहे हो। अब जब 2 से 3 राउंड में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो पहले तो आप वही सब क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो इजी इजी क्वेश्चन होता है। और आपको नो डाउट, मैं कई बार बोल चुका हूं कि देखो, हमेशा याद रखना, कभी भी जब पेपर कोई भी सेट होता है ना एग्जाम का, आप मत सोचना कि 120 के 120 क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट कर दिया जाएगा। नहीं, यहां पर आप मान के चलो 50 to 60% तो आपके पेपर प्रीवियस
पैटर्न पर या फिर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन ही होते हैं जिसको आप आसानी से कर पाओगे। ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, थोड़ा 5-10 इधर से उधर हो सकता है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन सेट हुए हैं ना, आपको इजी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फाइंड करना है और उसी को अटेम्प्ट करना है पहले राउंड में। बात समझ रहे हो? बाद बाकी जो हार्ड क्वेश्चन या फिर जहां पर मैं बोल रहा हूं मॉडरेट या डिफिकल्ट ट्रिकी, आप ये देख के समझोगे कि वो क्वेश्चन आपके लिए उस वक्त बनने के लिए नहीं है, आप उसको स्किप करके आगे बढ़ोगे। बात समझ रहे हो? ये दूसरा पॉइंट का यही मतलब हुआ। अब तीसरा का पॉइंट का मतलब समझो कि ट्रैक टाइम इन माइंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैक टाइम इन माइंड। अब देखो, आपको पता है आपके राइट साइड में समय चलता जाता है, समय आपके बढ़ता जाता है। यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं ना, बिना समय देखे, क्योंकि वो घर में जिस तरीके से मॉक टेस्ट देते हैं ना, आप मॉक टेस्ट जो देते हो ना और एग्जाम का लेवल आप देख ही चुके हो, आपको पता चल गया कि दोनों में दिल्ली आसमान का अंतर है, मतलब काफी डिफरेंसेस है। तो यहां पर क्या होता है ना कि आप मॉक टेस्ट जब घर में देते हो ना, तब तो आप टाइम देखते नहीं हो, और यही चीज आप एग्जाम में भी करते हो, आपको टाइम से मतलब नहीं होता। आप 1 नंबर से शुरू किए, 2 3 4 5 6 7 बनाते जा रहे हो, जहां तक बना फिर आपको समझ आता है कि अच्छा पेपर तो, और लास्ट में क्वेश्चन मतलब कुछ छूट ही गया। तो यहां पर मैं क्या बोलता हूं कि टाइम को ट्रैक करना जरूरी है आपके लिए। और ये ट्रैक मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि हर समय आप समय देखो, नहीं, ये माइंड में आपको पता चलना चाहिए कि अब तक आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने समय में अटेम्प्ट किए हैं। मतलब कि अगर आप 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आपको यह भी श्योर होना चाहिए कि आपने सिर्फ 50% समय ही दिया है उस 50% क्वेश्चन बनाने के लिए। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ट्रैक टाइम को भी ट्रैक करने की आपकी जरूरत रहती है, जो दिमाग में होना चाहिए कि कितने आप क्वेश्चन कर रहे हो, और ध्यान आपका चलते जाना चाहिए। ठीक है। चौथा चीज, फॉलो बैलेंसिंग रूल। ये मैं कई बार आपको अपने वीडियोस में कई बार बताता हूं कि बैलेंसिंग रूल आपको हमेशा अपनाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 120 क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लेवल एक टाइप के नहीं होते हैं। कोई क्वेश्चन इजी, कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, या फिर कोई मॉडरेट होते हैं। यहां पर इजी क्वेश्चन के जो समय आप जो बचाओगे ना सेकंड, वो सेकंड को आप किसी दूसरे क्वेश्चन में लगा सकते हो। ठीक है, यही होता है बैलेंसिंग रूल। आप अगर 10 क्वेश्चन में अगर 10-10 सेकंड बचाए हो, तो मान लो आपने 100 सेकंड बचाया है, और 100 सेकंड अब आप किसी दूसरे क्वेश्चन या तीसरे क्वेश्चन में आप देने के लिए तैयार रहोगे। बात समझ रहे हो? तो ऐसा होता है। ठीक है, आप मत सोचना कि अगर किसी क्वेश्चन में आपने 1.5 मिनट दे दिया तो बहुत गलती कर दी, नहीं, क्योंकि वो 1.5 मिनट वाला ही टाइप का क्वेश्चन था। अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, 1.5 मिनट आपके पास है भी, तो आपको वो करना पड़ता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि हमको वो जो समय आपने बचाया वो फिर आप क्या करोगे। आप थोड़ी बोलोगे कि मेरा 85 मिनट में पेपर हो गया, मैं छोड़ के अब मैं बैठे रहूंगा, नहीं, आप तो पूरा समय देने वाले हो। तो इसीलिए वो समय को हम लोग वहां पर यूटिलाइज करते हैं। बात समझ रहे हो? अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पहला क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन का समय बचाएं और चौथा में जाके लगा दिए, नहीं, ये सब सारा कुछ ना जब आप सेकंड और थर्ड राउंड में होते हो ना, तब जाके लगाना होता है ये सारे समय को। बात समझ गए? सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलो। अब नेक्स्ट एक पॉइंट मैंने लिखा है, स्किप एंड रेस्पेक्ट एवरी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। देखो, स्किप करना, क्वेश्चन को छोड़ने का भी आपके पास कला होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को एकदम एक लाइन से आप एकदम ठानी लो कि मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, नहीं, स्किप करना भी एक कला होता है। मान लो सपोज दैट एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, आप उस वक्त बना रहे हो उसको 1 मिनट में, या फिर 1.5 मिनट बोल लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसको आप बना रहे हो उस वक्त 1.5 मिनट में, और कोई दूसरा बंदा है, वो क्या सोचेगा ना कि इसमें 1.5 मिनट अभी नहीं लगाएंगे, इसको हम स्किप करते हैं, बाद में जब समय बचेगा तो हम बनाएंगे, वरना नहीं भी रहे, जब नहीं बचेगा तो नहीं बनाएंगे। क्योंकि उसको भी पता है और आपको भी पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन के तो एक ही मार्क्स आपको मिलने हैं ना, हर क्वेश्चन के तो एक ही मार्क्स मिलने हैं। तो आप वैसा क्वेश्चन को टारगेट करोगे ना जो कम समय में बनेगा, ना कि आपको वहां पर थोड़ी रेलवे बोलेगा या फिर एग्जामिनर बोलेगा कि आपने मैथ का क्वेश्चन बनाया है तो आपको मैं यहां पर 1.5 मार्क्स ज्यादा दूंगा। ऐसा तो नहीं होता है। बात समझ रहे हो? तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आपका भी रहना चाहिए कि अभी जो स्किप करेंगे क्वेश्चन, उसके बदले में शायद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आप 1.5 मिनट देने वाले थे, उतना में 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बात समझ रहे हो? बाद में समय बचेगा तो देखेंगे उसको, बट स्किप करने की कला भी आपके अंदर होनी चाहिए। स्किप करना आपको आना चाहिए। देखो, जो क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में स्किप नहीं ना करता है, आप मान लेना वो सभी लोगों का टाइम मैनेजमेंट बर्बाद होता है। ठीक है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप बताओ मुझे। ठीक है, और रेस्पेक्ट एवरी क्वेश्चन, यहां पर मतलब यहां पर ये हो गया ना, अब कोई भी क्वेश्चन को ना लाइटली नहीं लेना होता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप जब बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना, जब आप बहुत फ्लो में रहते हो ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन को तो एकदम बिना पढ़े डायरेक्ट टिक मार, मतलब डायरेक्ट आप ए बी देख के मार देते हो।
तो यहाँ पर लिखने का मतलब यही हुआ ना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर जाकर आप उसको मतलब आप जो भी टिक होता है मारो, ठीक है। मतलब क्वेश्चन को भी पढ़ के करना है। अब कोई क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक्स वाला क्वेश्चन आ गया, आपको लग रहा है ये तो होगा ही एकदम कॉन्फिडेंट टाइप से, तो वैसे को लेकर मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। और लास्ट वन है कि इग्नोर सराउंडिंग एंड बी योरसेल्फ। अब यहां पर भी कई सारे लोग क्या करते हैं ना, जब मान लो सपोज दैट रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आया, रीजनिंग का क्वेश्चन में तो आपको पता है लॉजिक ढूंढना पड़ता है आपका, मान लो आपके दिमाग में उस वक्त स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ठीक है, आप स्ट्राइक नहीं कर रहा और आपका ध्यान जैसे कि आप थोड़ा इधर अगल बगल करने चल गए, आप इधर उधर देखे क्या, तो बस आपके दिमाग में डायरेक्ट जाएगा दूसरे लोगों के पास कि वो बंदा कर रहा है, पेन चला रहा है, और आपका दिमाग में, आपको पता है ये चीज क्या होता है, जब आप देखोगे दूसरा बंदा पेन चला रहा है ना, तो आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा कि अरे यार उससे बन जा रहा है, मेरे से नहीं बन रहा, क्या हो गया। बस उसी वक्त आपका प्रेशर आपका ऊपर जो 1 गुना था ना, वो 10 गुना हो जाता है उस वक्त। तो इसीलिए सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, फर्क पड़ना नहीं चाहिए। जो बायोमेट्रिक्स की भी प्रॉब्लम थी कि कई सारे लोगों को बायोमेट्रिक्स हो रहे थे, तो कई सारे लोग पहले से नर्वस थे। देखो ये समय वो लोग ले रहे किस तरीके से पता नहीं, बट हाँ आप सभी के ले रहे थे, तो आपके भी उस वक्त आते हैं ना, जब आपके पास आते हैं तब वो जाके समय दो, ठीक है। बाद बाकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप अगर कुछ सोचते भी हो ना, तो सिर्फ अपना स्क्रीन के ऊपर देख के सोचना, अगल बगल देखने की जरूरत एकदम भी नहीं है। और साथ ही साथ जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, बी योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर पूरा एकदम फोकस होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पेपर को यहाँ पर देना है, या फिर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। बात समझ रहे हो। तो यहां पर ये जो 6 पॉइंट मैंने लिखा है अपने तरफ से, यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप अगर इसको फॉलो या फिर इंप्लीमेंट अगर आप करते हो ना, तो आपको यकीन मानिए एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। एक चीज यहां पर मैंने एक पॉइंट यहां पर अभी स्किप कर दिया, जिसको मैं अभी आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप सभी लोग अभी इसको भी मान लेना, 7 नंबर पॉइंट आप इसको मान लेना, आपके पास मल्टी प्लान होने चाहिए। अब देखो मल्टी प्लान होने चाहिए मतलब समझो, अगर आपका कोई भी प्लानिंग है, ठीक है, आपको नहीं पता कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है, आप तो अपना समझ के जा रहे हो कि भाई मेरा मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जीके थोड़ा अगर वीक भी है तो काम चला लेंगे। देखो यहां पर क्या मल्टी प्लान आपके पास होना चाहिए। अगर आपके जो भी प्लानिंग थी अगर उसके हिसाब से काम हो रहा तो ठीक है, वरना अगर कुछ भी अगर ऊपर या नीचे होता है तो बस उसी वक्त आपको अपना प्लान चेंज कर देना है। ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके पास कई सारे प्लान होने चाहिए। अगर एक प्लान फेल हो रहा है तो भाई बी प्लान यूज करो, प्लान सी यूज करो। अभी अल्फाबेट में 26 लेटर है, सभी प्लान आप यूज कर सकते हो। बात समझ रहे हो। क्योंकि यहां पर कई सारे लोग से यही गलतियां होती है कि आप सोच के गए थे जैसा, बस वैसा नहीं हुआ तो बस खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा नहीं हुआ तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये चीज अगर क्वेश्चन अगर हार्ड आ गया या फिर डिफिकल्ट आ गया तो ये सबके साथ यही चीज होने वाला है, ठीक है। बट वहां पर जिसने ये चीज समझ लिया अच्छे से कि भाई ये सब परेशानी सबके साथ आने वाली है, मुझे टेंशन वाली बात नहीं, मैं अपना सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करूंगा जो मुझे करना है, बस जिसने इस चीज को फॉलो किया वो आगे, और जिसने डिफिकल्ट मान के या फिर मॉडरेट मान के वो चीज अगर अपने दिमाग में बैठा लिया तो मतलब आप एक बार नहीं गिरोगे, एक बार जहां आप गिर भी गए ना, अब उसके बाद तो बार बार हर क्वेश्चन आपका दिमाग में आता हुआ भी चीज दिमाग से निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लानिंग होना भी जरूरी है, बट आपके पास मल्टीपल प्लान होने चाहिए। एक प्लान फेल हो रहा, डायरेक्ट दूसरा प्लान निकाल देंगे उस वक्त। बात समझ गए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर 7 पॉइंट मेरे तरफ से आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना होगा। अब चूंकि यहां पर मैं बता दूं अब इसके लिए आप कैसे कर सकते हो, तो वो आपको पता है। आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट से आप जितना इंप्रूव कर सको ये चीज को अच्छी बात है। अब बात बाकी यहां पर मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि किसका मॉक टेस्ट अच्छा है या फिर किसका मॉक टेस्ट खराब है, क्योंकि कई सारे मेरे पास कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि किसका मॉक टेस्ट इस वक्त बेस्ट रहेगा। मैं पहले भी बोलता था और अभी भी बोलता हूं कि मॉक टेस्ट से कुछ चीजें के एडवांटेज आपको मिलती है, बट कभी भी आप मॉक टेस्ट देने के बाद ये मत एज्यूम कर लेना कि पेपर वैसे ही आने वाले हैं। मॉक टेस्ट से आपको बहुत इसके प्लस पॉइंट भी मैंने कई, इसके ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस बना के रखी है। मॉक टेस्ट से सिर्फ आपको जो चीज मिलती है ना, वो चीज आपका टाइम मैनेजमेंट में अगर आपका हेल्प करता है ना, तो मॉक टेस्ट आप दो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। और बाद बाकी मॉक टेस्ट आपको जिसका भी अच्छा लगता है ना, आप उसका दो, क्योंकि आप ऐसे भी देख चुके हैं सीबीटी 2 में जो लेवल 4 और 6 में किसी का भी तो मॉक टेस्ट काम, अगर एग्जाम के ओरिएंटेड की बात करें तो किसी का तो मॉक टेस्ट एकदम भी उस लेवल तक काम किया नहीं है। तो फिर यहां पर आप किसी एक को बोलो चाहे सबको बोलो, बात बराबर है। बात समझ रहे हो। तो इसलिए अपने तरफ से अपना हाथ में जो है
प्रैक्टिस करो। और बार बार मैं बोलता हूं, मॉक टेस्ट तो दो ही दो, मगर साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर चीज को भूलना नहीं है। प्रीवियस ईयर मतलब क्या है, 2016 वाला की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब CBT 1 का क्वेश्चन के प्रैक्टिस करके चलो, क्योंकि अभी हम लोग को नहीं पता लेवल 2, 3, 5 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। बट यकीन मान के चलिए, आप अपने तरफ से मान के चलिए कि भाई हार्ड पे होगा पेपर तो इजी आएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगा। वरना पहले अगर एज्यूम कर लोगे ना कि लेवल इजी रहेगा, तो फिर हार्ड आ जाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कर जाएगा। तो इसलिए अपना माइंडसेट पूरा तैयारी करके रखो, 100% मेहनत करो। मेहनत में किसी की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाद बाकी रेस्ट सब कुछ अच्छा होगा, ये अपने ऊपर भी फेथ होना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज वेरी हार्म फॉर यू। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अब ये मेरी बातें अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बस इसी को फॉलो करो, बाद बाकी सब अच्छा होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, सब अच्छा होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। फिलहाल यहां पास मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कोई भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।